नमस्कार, स्वागत है आपका आधा दिन पूरी खबर में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और मैं हूं आपके साथ में सचिन पाटिल। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग आज 30वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। हालांकि इस बीच कूटनीतिक पहल भी जारी है। पीएम मोदी ने शनिवार को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर ईरान जंग को लेकर बात की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे समुद्री रास्ते खुले और सुरक्षित रहने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित नहीं होना चाहिए। इधर पीएम मोदी ने ऊर्जा ठिकानों को लेकर हो रहे हमलों की निंदा भी की है। बता दें कि इजराइल, ईरान और लेबनान में मिसाइल और ड्रोन अटैक से हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। तेल की कीमतों में भी भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिससे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ा है। ईरान इजराइल जंग में पाकिस्तान बिचौलिया बनने को बेकरार है। तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्री इस्लामाबाद में अहम बैठक करने जा रहे हैं। भारत स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। इधर अमेरिका ने मध्य पूर्व में 2000 अतिरिक्त सैनिक भेजने का फैसला किया है। स्थिति अभी बहुत संवेदनशील है। तो ट्रंप का कहना है कि ईरान अब समझदारी दिखा रहा है, लेकिन मैदान में हमले भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने वैश्विक हालात पर चिंता जाहिर की। कहा कि मार्च का महीना दुनिया के लिए हलचल भरा रहा है और कई क्षेत्रों में जारी युद्ध के कारण ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। पीएम ने भरोसा दिलाया कि भारत अपनी क्षमता और वैश्विक सहयोग के दम पर इस चुनौती का मुकाबला कर रहा है। उन्होंने देशवासियों से एकजुट रहने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की। साथ ही चिताया कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ लोगों के हित से जुड़ा मामला है और सबको मिलकर इस संकट की घड़ी में देश का साथ देना चाहिए। इंदौर मां अहिल्या की नगरी में टर्मिनल 1 की जो सौगात मिली है, ये यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सौगात है। इंदौर में जिस प्रकार से 14% से ऊपर यात्रियों का हमारा फ्लो बना है, यही कारण है कि ऐसे माहौल में इस प्रकार की सौगात से आवागमन में सरलता रहेगी और जो प्रबंधन किए हैं वो सच में एयरपोर्ट पे हमारे भारतीयता का भी एहसास कराएंगे। न केवल अतिथि सत्कार के लिए बल्कि हमारा रेस्टोरेंट भी अब सामान्य शहर की तुलना में अंदर एयरपोर्ट के अंदर आमतौर पर चाय, अल्पाहार की जो कीमतों में जो अंतर रहता था, वो अंतर भी खत्म करके ये नई सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कोरिया मॉडल की गूंज सुनाई दी, जब नरेंद्र मोदी ने किसानों के जल संरक्षण प्रयासों की सराहना की। तो उन्होंने बताया कि कोरिया जिले के किसान छोटे छोटे रिचार्ज तालाब, सोख्ता गड्ढे बनाकर भूजल स्तर को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि सकारात्मक परिणाम सामने आए और 1200 से अधिक किसान इस मॉडल को अपना चुके हैं। पीएम ने इस पहल को देश भर के लिए प्रेरणादायक बताया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है। कोरिया जिले में भी एक अनोखी पहल देखने को मिली। यहाँ के किसानों ने एक सरल लेकिन प्रभावशाली आइडिया पर काम किया। यहाँ के किसानों ने अपने खेतों में छोटे छोटे रिचार्ज तालाब और सोख्ता गड्ढे बनाए, जिससे बारिश का पानी खेतों में ही रुकने लगा और धीरे धीरे वह जमीन के अंदर जाने लगा। आज इस क्षेत्र के 1200 से अधिक किसान इस मॉडल को अपना चुके हैं और गांव का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत बेहतर हो गया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के अत्यंत आभारी हैं कि छत्तीसगढ़ का जिक्र आज भी उन्होंने किया है। कोरिया जिले में हमारे किसान जल संचयन को लेकर बहुत जागरूक हैं। वो अपने खेतों में छोटा छोटा तालाब का निर्माण करके और सोख्ता गड्ढा खोद के 1200 से अधिक किसान 2000 से भी ज़्यादा इस तरह का कंस्ट्रक्शन तैयार करके वहाँ पर वाटर लेवल को अच्छा किया है।
वाटर लेवल वहाँ पर अच्छा हुआ है, तो इससे निश्चित रूप से हम लोगों को सीख लेना चाहिए और आज विशेषकर बरसात के पानी का भी संचय करना चाहिए, उसकी भी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो मन की बात का 132वां एपिसोड आज प्रसारित हुआ है। पीएम मोदी ने देश की जनता से संवाद किया है और भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अरेरा मंडल में कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम को सुना है। कहा कि मन की बात से समाज के विभिन्न लोगों की सक्सेस स्टोरी जनता तक पहुंच रही है। मध्य प्रदेश के लगभग 64,000 बूथों पर 90% लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचता है। इस संस्करण में प्रधानमंत्री ने T20 जीत, फिटनेस, युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका, महिलाओं का विकास, ग्रीन इंडिया, शिक्षा, नवाचार, जल संरक्षण और अमृत तालाब जैसे मुद्दों पर बात की। साथ ही जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज और ऊर्जा बचत पर जोर देते हुए उन्होंने सोलर एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण की अहमियत बताई। आज मन की बात का 132वां एपिसोड है। आज मन की बात के हमारे भोपाल जिले के अरेरा मंडल के 245वें बूथ पे इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ। हमारे आदरणीय हाड़ा जी, ध्रुव नारायण जी, शैलेंद्र बरुआ जी, अभिषेक जी, अरविंद जी, हमारे पार्षद सुनील वर्मा जी और सुनील पांडे जी, हमारे मन की बात के प्रभारी, ये सब आज इस मन की बात के कार्यक्रम में आए। लगातार मोदी जी देश भर में जो समाज में विभिन्न लोग जो कहीं ना कहीं जिनकी स्टोरी, जिनकी सक्सेस स्टोरी देश के लोगों को पता लगनी चाहिए। राजधानी भोपाल में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां खाद्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए दर्जनों सिलेंडर जब्त किए। जांच में सामने आया है कि ऋषभ गैस एजेंसी का एक कर्मचारी घरेलू सिलेंडर को ब्लैक में बेच रहा था। 918 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर 2500 रुपए तक में बेचा जा रहा था। इतना ही नहीं, लाइन में लगे उपभोक्ताओं से 500 रुपए ज्यादा देकर सिलेंडर खरीदे जाते थे और फिर उन्हें ऊंचे दाम पर बाजार में बेचा जाता था। तो वही बरखेड़ी इलाके में 2 और आरोपी शालिक कुरैशी और सलमान भी कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। अब इनके तार खंगाले जा रहे हैं कि ये कहां से सिलेंडर लेते थे, किन किन को खपाते थे और किस तरह से ये पूरा कारोबार चलता था। ये बात भी जांच में सामने आई कि ऋषभ गैस एजेंसी का कर्मचारी ही खेल में शामिल था। आखिरकार ये पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, इसको लेकर अब जांच जारी है। लाइन में लगे उपभोक्ताओं से 500 रुपए ज्यादा देकर सिलेंडर उनसे खरीदे जाते थे और इसमें और कौन से लोग शामिल हैं, किस तरह से इनका नेटवर्क है, ये खंगाला जाएगा। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं जबलपुर की खबर का। जबलपुर से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक पर पहचान छुपाकर युवती को झांसा देने, दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने राहुल नाम से युवती से पहले संपर्क किया, बाद में उसकी असली पहचान अब्दुल फराज के तौर पर हुई। पीड़िता ने हिंदू संगठनों के साथ ओमती थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता भी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे पास एक सूचना आई, प्रार्थी पीड़िता आई है जो अमखेरा थाना आधार ताल क्षेत्र की रहने वाली है। इसके द्वारा रिपोर्ट लिख कराई गई है कि अब्दुल फराज नाम के लड़के ने के साथ शारीरिक संबंध बनाए और शादी की सहमति प्राप्त कर लगातार उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाया है और साथ में भी फिर काफ़ी समय साथ में भी रहे। तो उसकी रिपोर्ट पे अभी हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें विस्तृत पूछताछ की जा रही है, विस्तृत इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बालाघाट के बैहर मलाज खंड मार्ग पर केवलारी चौराहे के पास देर रात हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार चालक को झपकी लगने की वजह से कार एक गड्ढे में जा गिरी, जिससे कार में आग लग गई। हादसे में केलकर परिवार के 3 सदस्यों की कार में जिंदा जलकर मौत हो गई। तो गंभीर रूप से 2 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। घायलों का गोंदिया अस्पताल में इलाज जारी है।
तो अमूमन इस तरह के हादसे सामने आते रहते हैं जब कार चालक को झपकी लग जाती है और इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी इस हादसे में सामने आ रही है। इस हादसे के बाद परिवार में शोक है। कार में जिंदा जलने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और इस बीच कांकेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आत्मसमर्पित नक्सलियों की अपील अपने साथियों से कि मुख्य धारा में लौटने की जो मांग है वो की है उन्होंने। लीडर चंदर और रूपी से मुख्य धारा में वापस लौटने की मांग की गई है। गोंडी भाषा में पत्र लिखकर सरेंडर करने की अपील की गई है। हथियार छोड़कर परिवार के साथ जीवन बिताने की उनको सलाह दी गई है। एक दिन पहले परतापुर में 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया था और अब ये सरेंडर नक्सली है, इन्होंने पत्र लिखा है, गोंडी भाषा में पत्र लिखा है। और जो साथी नक्सली है जो अभी भी जंगलों में ऑपरेट कर रहे हैं या सक्रिय हैं बतौर नक्सली, उनसे सरेंडर करने की अपील की है। जो नक्सली मुख्यधारा में लौट चुके हैं या लौटने का फैसला कर चुके हैं, उन सरेंडर्ड नक्सलियों ने ये पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है अपने नक्सली साथियों से कि मुख्यधारा में आए और अपने परिवार के साथ जीवन बसर करें। तो महज 2 दिनों का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में एक आखिरी अपील इन नक्सलियों ने अपने साथियों से की है। चलिए रायपुर से खबर मिल रही है, जहां युवकों को समझाइश देना भारी पड़ गया। लापरवाही से बाइक चला रहे थे कुछ युवक, शिवनगर में बदमाशों ने समझाइश दे रहे युवकों पर हमला कर दिया। हमले में 2 से 3 युवक घायल हुए। धारदार हथियार और डंडों से मारपीट की गई। घटना के बाद इलाके में तनाव है। आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम भी किया। आजाद चौक थाना पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और पुलिस हिरासत में करीब आधा दर्जन युवक हैं। रायपुर से ये खबर है, जहां कुछ लोग तेज बाइक चला रहे थे और उन्हें युवकों ने समझाया, लेकिन ये समझाइश देना उन्हें भारी पड़ गई। जो है पैदल जा रहा था और दूसरे युवक लोग है वहाँ से गाड़ी से निकला क्रॉस करते समय, तो उसी समय जो पैदल जाता युवक जो है उसको छीटाकशी किया, तो दोनों के बीच विवाद हुआ। उसमें दोनों पक्ष से लोग आ गए और आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों में चोट आई है। इस मामले में FIR कायम कर ली गई है BNS के विभिन्न धाराओं के तहत और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जो है जारी है। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम के पास रात में कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हाथापाई और मारपीट में तब्दील हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसकी खूब चर्चा है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। मारपीट में घायल अभिषेक यादव को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। कल स्टेडियम के पास जो है एक भोजनालय के पास कुर्सी पे बैठने को लेकर विवाद हुआ, जिस पर से तत्काल पुलिस के द्वारा वहां मौके पर पहुंच के 4 युवकों को पकड़ा गया है, जिनके विरुद्ध जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। नागदा को जिला बनाने की मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई। व्यापारी संघ के कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि जिला विला कुछ नहीं होता। इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। गौरतलब है कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनावी मंचों से नागदा को जिला बनाने का वादा कर चुके हैं। तो विपक्ष और स्थानीय नेता भी अब इस मांग को उठाते रहे हैं। ऐसे में अब सवाल इसी बात पे है कि जो वादा किया गया था क्या वो पूरा होगा या सिर्फ सियासी चुनावी घोषणा या वादा ही इसे माना जाए। छत्तीसगढ़ में प्रभारी डीजीपी अरुण देव गौतम का 14 महीने से ज्यादा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति को लेकर कोई भी फैसला अब तक नहीं ले पाई है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहली बार होगा जब डीजीपी के पद को लेकर फैसला लेने में इतना ज्यादा वक्त लग रहा है।
इसी बीच यूपीएससी ने भी राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जवाब मांगा है कि आखिर अब तक नियुक्ति क्यों नहीं हुई, जबकि नाम का पैनल पहले से ही भेजा जा चुका है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अरुण देव गौतम प्रभारी डीजीपी रहते ही रिटायर हो जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए नियम है कि आईपीएस अधिकारी को कम से कम 30 साल की सेवा पूरी करनी होती है। इसके बाद ही सरकार उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी बनाती है। नियुक्ति के बाद उनका कार्यकाल 2 साल का तय होता है, भले ही रिटायरमेंट नजदीक क्यों ना हो। छत्तीसगढ़ में पूर्व डीजीपी अशोक जुनेजा इस प्रावधान का लाभ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार को सत्ता में आए 2.25 साल हो चुके हैं। इस दौरान साय सरकार ने तेजी से फैसले भी लिए हैं, लेकिन डीजीपी की नियुक्ति अब भी अधर में है। फरवरी 2025 में अरुण देव गौतम को प्रभारी डीजीपी बनाया गया था। तब से लेकर अब तक वो इसी जिम्मेदारी में है, लेकिन उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी बनाने पर अब तक मुहर नहीं लगी। दरअसल सरकार ने 4 वरिष्ठ आईपीएस अफसर पवन देव, अरुण देव गौतम, जीपी सिंह और हिमांशु गुप्ता के नाम यूपीएससी को भेजे थे। यूपीएससी ने इनमें से अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता के नामों का पैनल मंजूर कर वापस भेजा था, लेकिन राज्य सरकार ने इस पैनल पर फैसला नहीं लिया। नतीजा ये है कि डीजीपी का पद अब भी अस्थायी रूप से ही चल रहा है। इसका असर अब पुलिस व्यवस्था पर भी दिखने लगा है। कई जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर बताई जा रही है। तबादले और पोस्टिंग जैसे फैसले भी अटके हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ इलाकों में अवैध गतिविधियां जैसे अफीम की खेती भी सामने आ चुकी है। अब डीजीपी की नियुक्ति के मामले में यूपीएससी की एंट्री ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी है। आयोग ने स्पष्ट जवाब मांगा है कि आखिर नियुक्ति में देरी क्यों हो रही है, या फिर जल्द पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्ति कर इसकी जानकारी दी जाए। इधर सरकार और प्रशासनिक अधिकारी इस मुद्दे पर फिलहाल मौन साधे हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष बीत चुके हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ ने कई उपलब्धियां हासिल की है, जिसमें नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता है। तो दूसरी ओर बात कर लें पूर्णकालिक डीजीपी के, 14 महीने बीतने को आ गए हैं, लेकिन अरुण देव गौतम को अब तक पूर्णकालिक डीजीपी का प्रभार नहीं मिला है। उन्हें प्रभारी डीजीपी की तैनाती मिली थी 4 फरवरी 2025 को। तब से लेकर अब तक वे प्रभारी डीजीपी भी है, जबकि यूपीएससी ने पिछले महीने राज्य सरकार को एक पत्र भेजा है और उनसे पूछा है कि अब तक पूर्णकालिक डीजीपी की तैनाती क्यों नहीं की गई, जबकि 2 नामों को लेकर यूपीएससी ने पहले ही हरी झंडी दे दी थी, लेकिन अब तक राज्य सरकार की ओर से यूपीएससी को कोई जवाब नहीं प्रेषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी की नियुक्ति को लेकर इतनी लंबी अनिश्चितता देखने को मिल रही है। प्रभारी डीजीपी अरुण देव गौतम साल 2027 में रिटायर होंगे। ऐसे में अब नजरें इस बात पर टिकी है कि सरकार कब तक फैसला लेती है। मनोज नायक, INS 24/7, रायपुर। ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े गजरा राजा मेडिकल कॉलेज GRMC समूह का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिछले 7 साल से डॉक्टर्स की पदस्थापना के इंतजार में। हालत यह है कि स्वीकृत 88 पदों में से केवल 13 डॉक्टर ही वर्तमान में कार्यरत हैं। वहीं कई विभाग सीमित क्षमता में चल रहे हैं या शुरू ही नहीं हो पाए। ऐसे में मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा करने वाले जिम्मेदार मौन है। बता दें कि GRMC समूह के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में की। तो इसकी मंशा साफ थी कि ग्वालियर अंचल सहित उत्तर प्रदेश के झांसी, राजस्थान के धौलपुर के लोगों को अच्छा इलाज मिल सके, बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन 7 सालों से खुद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को डॉक्टरों का इंतजार है। इस गंभीर मुद्दे पर IMA के राष्ट्रीय सदस्य और GRMC समूह के JAH के पूर्व सुप्रीडेंट का ये कहना है कि सरकार के बनाए कड़े नियमों के चलते डॉक्टर रुचि नहीं दिखा रहे यहाँ आने के लिए और इसलिए ये पद खाली। ग्वालियर में भी उसी योजना के तहत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बहुत ही सुंदर एक भवन और बहुत महत्वपूर्ण उपकरणों से सुसज्जित भवन बनाया गया। उसमें कुछ विभागों में तो
जो चिकित्सक हैं उनकी भर्ती हो गई है, वो विभाग संचालित हैं, परंतु कुछ विभागों में जो चिकित्सक नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी विधाएं हैं जो जिनमें कोर्सेस कुछ समय पहले ही, कुछ 5-10 साल पहले ही शुरू हुए हैं, तो उनमें चिकित्सक नहीं मिल पाए हैं। मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस अलाउड है, सुपर स्पेशलिटी में प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। ये दोहरा रवैया है जिसकी वजह से चिकित्सक वहाँ नहीं आते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है और ये केवल ग्वालियर अंचल को सेवाएं नहीं देता ये अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी और हमारा जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, इसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोग यहाँ आते हैं। कड़े नियमों के चलते डॉक्टर रुचि नहीं दिखा रहे हैं, ये मैनेजमेंट का कहना है। 7 साल बाद भी जो वादे किए गए थे पद भरने के, वो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। तो 75 पदों पर सिर्फ 10 आवेदन आए हैं और इसका खामियाजा यहां आने वाले जो मरीज हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसा सिर्फ ग्वालियर का अस्पताल नहीं, ऐसे कई अस्पताल प्रदेश में और भी होंगे जहां पर इस तरह की कमियां हैं, क्योंकि समय समय पर इस तरह की खबरें आती है कि इलाज में लापरवाही हुई है, कई जगहों पर मशीनें काम करना बंद कर चुकी है, तो कहीं पर कुछ और दिक्कत है। ऐसे में ये हालात कब तक सुधरेंगे, कब तक बदलेंगे, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन आना 24/7 पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। आप देखते रहिए आना 24/7। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।